हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग नगरीय भूगोल या आदिवास भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट 25 MCQs यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। तो इसमें 25 प्रश्नों के हम लोग उत्तर देखेंगे और डिटेल तरीके से देखेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या ग्रेड 1 टीजीटी पीजीटी या भूगोल की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको यहाँ से निश्चित तौर पे प्रश्न आएंगे। और यदि इस चैनल के नए व्यूअर हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट के लिए या भूगोल में, उन सभी का यहाँ पे डिस्कशन होता रहता है। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, और जो भी यहाँ पे प्रश्न आपको दिया जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कम से कम 2 से 3 सेकंड में देना है, या 2-3 से नहीं 5 सेकंड मान के चलिए। ठीक, हम पढ़ते हुए चलेंगे, आपको आंसर देखते रहना, फिर आपको कमेंट में बताते चलना है। ओके, स्टार्ट किया जाए। तो इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये क्लियर हुआ आप। अब आपको यहाँ से ये देखना है कि एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है, दोनों को यहाँ पे आपको मिलान करना है। ए है मार्क जेफरसन, बी है रॉबर्ट डिकिंसन, सी है आर्थर रॉबिन्सन, डी है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नगरीय भूगोल, आदिवासी भूगोल, भौतिक भूगोल और मानचित्र कला। तो मार्क जेफरसन किससे संबंधित है? मार्क जेफरसन का संबंध कहाँ पे है? आदिवासी भूगोल से। 2 नंबर। रॉबर्ट डिकिंसन आपका संबंधित है नगरीय भूगोल से। तो आपका बी और ए क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप देखिए, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। इसलिए सी का क्या हो जाएगा? मानचित्र कला रॉबिन्सन, हम्बोल्ट जो है आपका भौतिक भूगोल से। ओके, नेक्स्ट आइए। इसमें भी मिलान करना है आपका। चलिए यहाँ से देखते हैं। स्ट्रेबो, फिरमिनस, सोलिनस, एलिसी रिकलस। क्रिश्चियन टोपोग्राफी, हिस्टोरिकल मेमोयर लाटेरे और रेम मेमोरियलिज्म, ये दिया गया है। और इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा, कमेंट में बताइए। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा ए का 2, बी का 1। स्ट्रेबो का हिस्टोरिकल मेमोरिया है। इसके साथ इन्होंने ज्योग्राफी का भी लिखा था। स्ट्रेबो रोमन ज्योग्राफर हैं। फिरमिनस ने क्रिश्चियन टोपोग्राफी ग्रंथ लिखा था, और सोलिनस ने रेरम मेमोरियलिज्म। रेकलस का लाटेरे है, कई बार पूछा गया है यूजीसी में। नेक्स्ट आइए। नगर आकार वितरण सुस्पष्ट किया गया नगरीय पदानुक्रम द्वारा, केंद्र स्थल सिद्धांत द्वारा, श्रेणी आकार नियम द्वारा, या लास का खटकोणी प्रतिरूप। तो जो नगरों का आकार वितरण प्रस्तुत किया गया, यह किस नियम से हुआ? सही उत्तर यहाँ पे आपका श्रेणी आकार नियम है या कोटि आकार नियम है। ये आपका किसी एक प्रदेश में नगरीय वस्तुओं का उनके आकार के अनुसार वितरण का सही प्रारूप प्रस्तुत करता है। किसी भी क्षेत्र के नगरों के समूह में किसी नगर की जनसंख्या और उसकी कोटि के बीच एक प्रकार का विलोम संबंध ही कोटि आकार नियम के रूप में जाना जाता है। जर्मन ज्योग्राफर हैं फेलिक्स ऑवरवाच ने इस कोटि आकार संस्थाओं पर सर्वाधिक या सर्वप्रथम कोटि आकार पर जो अपना विचार दिया था, वो किसने दिया था? फेलिक्स महोदय ने दिया था। पहली बार विचार जिसने दिया था, फेलिक्स ने दिया था। इसी नियम के प्रवर्तक में अन्य नाम आते हैं। आयरबक का आता है, जी के जिफ का आता है और स्मिथ का आता है। वैसे जो आपका
ये कोटि आकार नियम या श्रेणी आकार नियम है, ये आपका जीके जिफ का है, जीके जिफ का है। लेकिन इसमें अन्य नाम भी आते हैं, आयरबैक, स्मिथ, और सबसे पहली बार जो इस पे अपना विचार दिया था वो थे कौन? फेलिक्स आवरवाच। ओके, नेक्स्ट आइए। और सभी के बारे में आप तो जान ही रहे हैं, नगरीय पदानुक्रम केंद्रस्थल सिद्धांत। यूएन ने पूर्वानुमानों के अनुसार कौन सा प्रदेश वर्ष 2030 तक वैश्विक नगरीय जनसंख्या में सबसे ज़्यादा योगदान देगा? दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या लैटिन अमेरिका? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण एशिया, यानी ये वाला पार्ट। तो इसमें जो आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस 2011 के अनुसार था कि जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 32%, यहाँ पे कितना है? 32.6% पॉपुलेशन पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका, इनका नगरीकरण अनुपात दक्षिण एशिया से कहीं ज़्यादा है। लेकिन दक्षिण एशिया में नगरीय जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक मिलता है। इन्हीं आधारों पे जो आपका यूएन है, इसने अपना अनुमान लगाया कि 2030 तक वैश्विक नगरीय जनसंख्या का योगदान इसी में सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपका कूट दिया गया है या कथन और कारक वाला ये प्रश्न है, इसको आपको देखना है। चलिए यहाँ से देखते हुए चलिए। सामाजिक भूदृश्य एक प्रदेश होता है जिसमें एक अथवा अनेक समूह निवास करते हैं तथा अपने निकटस्थ पर्यावरण से संबद्ध सामान्य विचारों को सम्मिलित रूप से सहभागी होते हैं। कथन ये है, कारण यह है कि यह प्रदेश होता है जहाँ मानव आवश्यकताएं, पहचान, सुरक्षा और उद्दीपन परितृप्त किए जाते हैं। ये प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पे मानव की आवश्यकताएं, पहचान, सुरक्षा और उद्दीपन तृप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इसका ये कारण है कि नहीं? सही कारण है कि क्या मानव आवश्यकता, पहचान, सुरक्षा, उद्दीपन आदि की वजह से ही जो सामाजिक भूदृश्य है वो अपने निकटस्थ पर्यावरण से संबंधित रहता है। तो यहाँ पे आपका दोनों राइट हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। कार्ल सावर ने निम्न में से किससे संबंधित अपनी कालजयी कृति के लिए सुविख्यात हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य, आर्थिक भूदृश्य, सामाजिक भूदृश्य, भौतिक भूदृश्य। तो सही उत्तर आप सभी बताइए। तो जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है? सांस्कृतिक भूदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप। इन्हें कार्ल सावर महोदय को सांस्कृतिक भूगोल का प्रणेता भी माना जाता है। सांस्कृतिक वातावरण के उन्हीं तत्वों पर इन्होंने बल दिया जो पृथ्वी तल पर विद्यमान रहते हैं, और इनका ये मानना था कि सांस्कृतिक भूगोल की वास्तविक योजना सामान्य उद्देश्यों से संबंधित होती है, अर्थात कि जो पृथ्वी तल के क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है और धरातल पर भौतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण दोनों को विद्यमान करता है। नेक्स्ट आइए। कौन सी कृषि प्रणाली औद्योगिक क्रांति का शिशु के नाम से जाना जाता है? सघन जीवन निर्वाहक जुताई, पशुपालन, फन जीवन निर्वाहक या सामूहिक खेती? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? औद्योगिक क्रांति का शिशु किसे कहते हैं? औद्योगिक क्रांति का शिशु सामूहिक खेती को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो प्रणाली होती है इसमें समूहकरण के द्वारा बड़े किसी फर्मों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यह सघन कृषि जीवन निर्वाह कृषि होती है। पशुपालन जो आपका है ये आधुनिक कृषि का अभिन्न अंग है। तो जो आपका सामूहिक खेती है इसे औद्योगिक क्रांति का शिशु कहते हैं।
इसमें भी मिलान करना, विद्वान और उनके द्वारा जो मॉडल दिया गया वो देखना है यहाँ पे आपको। चलिए यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए और यहाँ से देख के आप सभी वान थ्यूनेन हो गया, जूलियन वॉलपार्ट हैं, लियोनटिफ हैं और आपके हैगर स्टैंड हैं। तो इनका मॉडल आप सभी लोगों को पता है। इन चारों ऑप्शंस में से आप टिक मारिए, यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए आंसर देखिए आप सभी लोग। वान थ्यूनेन का कौन सा मॉडल है? वॉलपार्ट का, लियोनटिफ का और हैगर स्टैंड का। तो यहाँ पे यदि आप एक ही मिला लीजिए तो हो सकता है क्लियर हो जाए। वान थ्यूनेन है भूमि उपयोग के संकेंद्री मॉडल से। आगे है वॉलपार्ट महोदय हैं निर्णयन कार्य प्रतिरूप से। और लियोनटिफ का जो मॉडल है तो लियोनटिफ है आगत निर्गत प्रारूप से और विसरण आपका ये हैगर स्टैंड का है। संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रदेश, नोडल प्रदेश, नियोजन प्रदेश या विकासशील प्रदेश? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? कमेंट में बताइए कि संबंध के आधार पर निर्धारित प्रदेशों को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा नोडल प्रदेश। ये जो प्रदेश होते हैं समन्वय की इकाई के रूप में कार्य करते हैं। प्रदेशों का निर्धारण जलवायु कारकों के आधार पर किया जाता है। जो नियोजित प्रदेश होते हैं ये क्षेत्रीयता के विभिन्न चरों के आधार पर निर्धारित होते हैं, जबकि विकासशील प्रदेशों का निर्धारण कैसे किया जाता है? औद्योगिकरण के आधार पर, और नियोजन का क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर। राइट। विकासशील देशों में नगरीय गहनता इनमें से किसके द्वारा अभिलक्षित नहीं होती है? जो विकासशील देश हैं वहाँ पे नगरीय गहनता किसके द्वारा अभिलक्षित नहीं होगी, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। विकसित देशों की अपेक्षा ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतर स्तर, ग्रामीण नगरीय परिवर्तन की एक समान प्रक्रिया, यानी विकासशील देशों में नगरीय गहनता इनमें से किसके द्वारा दिखाई नहीं देगी? प्रमुख शहरों में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों का संकेंद्रण, जनसंख्या का अंतर प्रवाह व स्तर से अधिक हो जाना जिस स्तर तक नगर से फलस्वरूप में आत्मसात कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है ग्रामीण नगरीय परिवर्तन की एक समान प्रक्रिया। विकासशील देशों में नगरीय गहनता की एक साथ प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। समझ में आई बात? उच्च ग्रामीण जनसंख्या प्रवास के द्वारा नगरीय गहनता को बढ़ाती है और नगरों के जो आर्थिक हो गए, राजनीतिक हो गए या सांस्कृतिक हो गए, ये सभी व्यापार के जो केंद्र होते हैं, इसके कारण वहाँ पे और ज़्यादा बल मिलता है जनसंख्या संकेंद्रण का, और इससे अधिक अंतर प्रवाह भी होता है, नगरीय गहनता को बढ़ावा मिलता है। हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी 1889 में किसने प्रस्तुत की थी या इसके लेखक कौन हैं? अनुवादित किसने किया? स्टाम्प, चिसोल, थ्यूनेन, कार्ल मार्क्स? तो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा जॉर्ज चिसोम। ये ब्रिटिश ज्योग्राफर हैं और इन्होंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, जो ब्रिटेन की इकोनॉमिक ज्योग्राफी थी, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उनका दूसरा ग्रंथ जो है वो आर्थिक भूगोल नाम से ही है, जिसे इन्होंने 1908 में प्रकाशित किया। नेक्स्ट है भूगोलविदता और उनसे संबंधित सिद्धांत। ओके, चलिए टिक लगाइए, सही उत्तर बताइए। लास का, बेवर का, थॉमसन का, रेले का? पुंज सिद्धांत, बाजार क्षेत्र स्थिति सिद्धांत, न्यूनतम लागत सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेले का
गुरुत्वाकर्षण मॉडल है। वेबर का आसान से जो है उसको पहले टिक लगा लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर पाएंगे। और वेबर का कौन सा है, तो वेबर यहाँ पे हो जाएंगे न्यूनतम लागत सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पे बी का 3 डी का 4, बी का 3 डी का 4, सही उत्तर। अब इसी तरह से आप लॉस का क्या हो जाएगा, बाजार का क्षेत्र अवस्थिति सिद्धांत, थॉमसन का पुंज सिद्धांत, राइट। नेक्स्ट आइए, समरूपता और अंतर संबंधता के सिद्धांत का उपयोग के लिए इकाइयों के चित्रण हेतु किया जाता है विकास नियोजन, संसाधन विश्लेषण, संसाधनों के आवंटन या स्थान विशिष्ट सुविधाएं। संसाधन या समरूपता तथा अंतर संबंधता के सिद्धांत का उपयोग के लिए इकाइयों के चित्रण हेतु किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या है, समरूपता और अंतर संबंधता का सिद्धांत संसाधन विश्लेषण के लिए किया जाता है और इसके द्वारा वातावरण प्रदूषण के प्रभावों का मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाता है। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन के विवेकपूर्ण दोहन पे भी इसमें जोर दिया जाता है और किसी निश्चित क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं को रोकने की भी अनुशंसा की जाती है। संसाधन विकास के नियंत्रण अथवा निर्देशन को क्या कहा जाता है, संसाधन प्रयोज्यता, आवंटन, प्रबंधन या उपलब्धता। अब देखिए बहुत ही आसान है और आपके IQ पे डिपेंड करेगा कि आपकी समझ कैसी है कि संसाधन का जो विकास है उसका नियंत्रण या निर्देशन कौन कर सकता है, कैसे होता है। प्रयोज्यता से होगा नहीं, आवंटन से नहीं, उपलब्धता से भी नहीं। प्रबंधन में आप इन चीज़ों को शामिल करते हैं, नियंत्रण को। नगरीय भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जलवायु, ऐतिहासिक कारण, स्थलाकृतियाँ या सुगम्यता। सही उत्तर क्या है, किसी भी नगरीय भूमि के मूल्य का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो सही उत्तर आपका एक्सेसिबिलिटी यानी सुगम्यता के आधार पर किया जाता है। नगरीय भूमि उपयोग में नगर की भूमि का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। नगर की भूमि के क्षैतिज या लंबवत भूमि का अध्ययन किया जाता है और इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि नगर की भूमि का कौन सा और कितना भाग किस प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। भारत में राज्य का उपयोग राष्ट्रीय नियोजन की इकाई के रूप में किया जाता है क्योंकि यह प्रशासनिक इकाई है, यह समरूप इकाई है विचार के कारण, राजनीतिक विचार के कारण या समान भौतिक विशेषताओं के कारण। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राज्य का उपयोग राष्ट्रीय नियोजन की इकाई के रूप में किया जाता है क्योंकि ये एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई है। और भारत के नियोजन या विकास क्षेत्र में प्रदेश को नगर प्रदेश, मेट्रोपॉलिटन प्रदेश, आर्थिक प्रदेश, NCR, पर्यटन प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश, इस तरह से डिवाइड किया गया है। प्रशासनिक प्रदेश में भी, जलवायविक प्रदेश भी, भाषाई प्रदेश भी अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मानव प्रवाह से संबंधित प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट का प्रतिपादन किसने किया, स्टोफर, रेवेंटीन, वेबर या फिर जी.के. जिफ। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, जी.के. जिफ। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट थ्योरी दिया। इस सिद्धांत को प्रवास का विपरीत दूरी का सिद्धांत या न्यूनतम प्रयास के नाम से भी जाना जाता है। लीस्ट एफर्ट या प्रवास का विपरीत दूरी का सिद्धांत, इनवर्स डिस्टेंस लॉ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आइए, मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट नामक बुक का लेखक कौन है, डेविड हार्वे, आर.ए. जॉनस्टन, वी.जे. एल्वरी या फिर रिचर्ड पीट। मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट बुक के लेखक हैं, सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रिचर्ड पीट। ये अमेरिकन ज्योग्राफर हैं और इन्होंने क्रांतिकारी भूगोल को स्वतंत्र रूप में विकसित करने में सर्वप्रथम योगदान दिया था।
और इनकी जो एक बुक है उसका नाम है, जिन्होंने क्रांतिकारी भूगोल पे लिखा है रिचर्ड पीट ने, उसका नाम है रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी, रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफिया। ठीक, नेक्स्ट आइए, कथन और कारण है। संप्रति ग्राम से नगर में प्रवास के रूप में नगरीय विकास की उच्च दर में नगरीय जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि एक महत्वपूर्ण योगदान करता नहीं है। न्यून मृत्यु दर के कारण बता रहा है कि न्यून मृत्यु दर के कारण ऐतिहासिक भूतकाल की अपेक्षा आधुनिक युग में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर उच्चतर स्तर पर है। तो यहाँ पे देखिए कि नगर से प्रवास की बात की जा रही है कि नगरीय विकास के उच्च दर में नगरीय जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि का योगदान नहीं रहा है। तो ये बात सही है, दूसरा भी सही है। आधुनिक युग में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर उच्च स्तर पर है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है, बी सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो ग्राम से नगर प्रवास है उसके कारण नगरीय विकास की दर तो बढ़ जाती है, लेकिन जो नगरीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है ये स्थिर रहती है और वास्तविक जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं होती। स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण निम्न मृत्यु दर का प्रत्यक्ष प्रभाव प्राकृतिक जनसंख्या की वृद्धि पे पड़ता है। इसीलिए आधुनिक जो समय है इसमें जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक उच्च दर पर है। दक्षिण एशिया में कौन सा देश सर्वाधिक नगरीकृत है? नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत देश में है वह है आपका मालदीव। यहाँ पे 41% जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है। बांग्लादेश में लगभग 28% है, नेपाल में 17 और श्रीलंका में 15, यहाँ पे 41। स्थान कार्य लोक के अनुक्रम में मानव समुदायों के लिए अध्ययन में प्रविधि का विकास किसने किया? ऑप्शन है आपके पास हक्सले, गैडीज, मिल या ब्लांस। सही उत्तर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जो स्थान कार्य और लोक से संबंधित सिद्धांत दिया किसने दिया था? लिपले ने दिया था। लिपले का अनुयायी कौन है यहाँ पे? तो लिपले का जो अनुयायी है उसका नाम है पैट्रिक गैडीज। सही उत्तर यहाँ पे आपका पैट्रिक गैडीज। नेक्स्ट आइए, आंग्ल अमेरिकी परंपरा में नियोजकों का सही अनुक्रम क्या है? अनविन, पेरी, होवर्ड, गैडीज, गैडीज, होवर्ड, पेरी, अनविन, होवर्ड, गैडीज, अनविन, पेरी और पेरी, गैडीज, अनविन, होवर्ड। तो जो आपका यहाँ पे सही उत्तर है क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए। राइट आंसर है यहाँ पे आपका पेरी, गैडीज, अनविन और होवर्ड। ये क्या है? प्रादेशिक संकल्पना और क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन में इन्होंने भूमिका निभाई। पेरी ने प्रादेशिक स्तर की संकल्पना को मजबूत करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों का भ्रमण किया और इन्होंने जापान को भी इसमें सम्मिलित किया। जबकि जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं गैडीज, इन्होंने प्रादेशिक अध्ययन विशेषकर प्रादेशिक सर्वेक्षण के लिए विख्यात हैं ये। और अनविन और होवर्ड का स्थान इसके बाद आता है। कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? राजनीतिक प्रशासनिक सीमाओं, सममान रेखाओं, भौतिक विभाजन या अंतर क्रिया के क्षेत्र। तो कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? कार्यात्मक प्रदेश का सीमांकन अंतर क्रिया के आधार पर किया जाता है। ठीक, तो इसमें ये जो
भूगोल में ऑक्यूपेशन का ही एक प्रकार से ये समानार्थी है। यह समाज के अंतर संबंधित तंत्र के लिए साकल्पवादी दृष्टिकोण अपनाता है। यह सामाजिक सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया से अधिक संबंध रखता है। किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बचाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, अध्यारोपित या अवशेष। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है पूर्ववर्ती सीमाएं। किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बचाव के पहले निर्धारित और परिसीमित की जाने वाली सीमाएं होती हैं, उन्हें कहा जाता है पूर्ववर्ती सीमाएं। यानी बसाव के पहले ये की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, बसाव के पहले यानी बसने के पहले यहाँ पे सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। ये अधिवास की प्रारंभिक अवस्था का एक प्रतीक होता है। बसाव का फैलाव होने पर उत्तरवर्ती सीमाएं निर्धारित की। मान लीजिए बसाव हो गया, इसका फैलाव कौन निर्धारित करता है? उत्तरवर्ती सीमाएं। जब बसाव सघन और अतिक्रमण की अवस्था से गुजरता है तब वहाँ पे अध्यारोपित सीमाएं हो जाती हैं। जब ढेर सारे बसाव हों और अतिक्रमण हो जाए तब वहाँ पे आपका अध्यारोपित हो जाती हैं। और जो आपका अवशेष सीमा होती है, ये आपका कोई प्रतिष्ठान विकसित किया जाए तो वहाँ पे लिए ये अवशेष सीमाएं होती हैं। परिवहन नेटवर्क के अनुक्रमिक विस्तार का सुझाव देने वाले परिवहन मॉडल का प्रतिपादक कौन किया? एलन गिलबर्ट, टाफे गोरिल गोल्ड, डी सूजा पोर्टर या एडवर्ड सोजा। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका टाफे मोरिल गोल्ड। इनका जो कार्यक्षेत्र है विश्व भूगोल में रहा और इन्होंने परिवहन प्रणाली को सुचारू और कारगर बनाने के लिए अलग अलग परिवहन मॉडल दिए थे। टाफे का जो कार्यक्षेत्र है वो क्या था? अफ्रीका। और इन्होंने अफ्रीकी देशों पे ही अपना परिवहन मॉडल का सुझाव दिया था। अगला है कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। स्थानांतरण सिद्धांत, अनुकूलतम सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत। एडविन कैनन, स्टोफर, ई.जी. रेवेनस्टीन, डब्ल्यू. थॉमसन। तो यहाँ पे मिलान करिए। स्थानांतरण सिद्धांत किसका है? तो स्थानांतरण सिद्धांत आपका रेवेनस्टीन का है, रेवेनस्टीन। ठीक, उसके बाद अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत हमने आपको बताया ही था, एडविन कैनन का है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन और नोटेस्टीन का है। मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत क्रिस्टोफर का है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट था। इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे और उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। ये भी जो भी प्रश्न दिए गए हैं ये आपके पूरा आदिवासी भूगोल से संबंधित रहे थे और यहाँ पे जो सिद्धांत वगैरह हैं ये आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।